दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित। हर हर महादेव। शुरू करते हैं सेशन को। ये सेशन आज 5 बजे का था। 5 बजे वाली क्लास में इस सेशन को लेना था, लेकिन उसमें जो है अपना जो टाइपिंग है उसमें हिंदी वाली टाइपिंग का कलर कुछ ऐसा हो गया था जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था बच्चों को। इसलिए मैंने उस वक्त भी बोला था कि क्लास को रिकॉर्ड करके आज रात में 10 बजे मैं डाल दूंगा, आप सभी लोग इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए उसी क्लास को शुरू कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात थी तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ जो बच्चे मान लो उस वक्त नहीं थे। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आपको ओपन करना है तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अगर फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है तो a प्लस बी प्लस सी, जिसका मान दिया है 17, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 17 का होल स्क्वायर 289, माइनस में अपने पास क्या आएगा 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी कि 94 गुणे 3 282 ये हो जाएगा। और प्लस में आपके पास आ जाएगा 3 ऑफ ए बी सी का मान यहाँ पर 168 करके दे रखा है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला पॉइंट जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान आ जाएगा वो वैल्यू जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी, ठीक है। ये मैंने वहां पे बताया था कि ये हिस्सा केवल यूनिट डिजिट को देखते हुए भी किया जा सकता है, इकाई अंक को देखते हुए किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग था, इसलिए, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आ गए थे। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से, यानी कि रैंडमली, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली रूप से 2 पूर्णांक ऐसे चुने जाने हैं यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम होना चाहिए। मतलब उन 11 संख्याओं में 2 ऐसी संख्याएं चुननी है जिनका की योग सम हो। इस घटना के होने की प्रायिकता आपको बतानी है। और दोनों पूर्णांकों के विषम होने की क्या प्रायिकता हो सकती है ये आपको बतानी है कि उस घटना में जो दोनों पूर्णांक आप लेकर जोड़ रहे हो उस पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से सुनो। 1 से 11 तक में टोटल हमारे पास 11 संख्याएं होंगी। टोटल नंबर कितने होंगे? 11। इस 11 संख्याओं में भाई 6 संख्याएं हमारे पास कैसी होंगी? विषम होंगी यानी ऑड होंगी, और 5 संख्याएं हमारे पास कैसी होंगी? सम होंगी यानी इवन होंगी। समझना बहुत ध्यान से। 2 पूर्णांकों का योग सम कब हो सकता है? 2 पूर्णांकों का योग सम तब हो सकता है जब हम 2 सम संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं तो 2 पूर्णांकों का योग सम होगा, या फिर अगर हम 2 विषम पूर्णांकों को जोड़ते हैं तब उनका योगफल सम होगा। ये 2 स्थितियां बनती हैं जब किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योगफल यानी कि उनका सम जो है, उनका योग जो है वो एक इवन नंबर हो सकता है, एक सम संख्या हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब हमको बात आगे लेके चलनी है। कैसे आगे लेके चलनी है उसको समझना जरा। अगर मैं यहाँ पर 2 ऑड संख्याएं लेता हूं, 2 विषम संख्याएं लेता हूं, तो उस घटना के होने की प्रायिकता क्या है कि अगर हम 2 विषम संख्याएं ले रहे हैं तो आप बोलोगे सर 11 संख्याओं में से 2 विषम संख्याएं चुन ली, और हमारे पास विषम संख्याओं की संख्या कितनी थी? 6 थी। इसमें से भी 2 को ही चुना जाएगा, तो 6c2 का मान कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30/2 का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 15, और 11c2 का मान 110/2 का मतलब हो जाएगा 55। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और 5 से 11 बार ये कैंसिल होके हमारे पास 3/11 आएगा। लेकिन ये तो वो बात हो गई कि हमने विषम संख्या वाले को देख लिया। अब हमको सम संख्या वाले हिस्से को भी देखते हुए चलना है कि हम सम संख्या वाले हिस्से में ऐसा क्या लेके चले कि काम बने, ठीक है। ये भी देखना है। देखो सम संख्या में चुनोगे तो सम संख्या की संख्याएं जो है ना वो 5 है, तो उसमें से आप 5 में से 2 संख्याएं चुनोगे। बटे में 11 में से 2 संख्या इसमें भी चुनी जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 20/2 का मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा? 55। 5 में से 2, 5c2, 5 चौको 20, 20/2, 11 गुणे 10, 110, 110/2 यानी 55, 10/2। ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। 25 कितना आएगा? 25। 5 में से 2, और इसको हम देखते हैं 5 में से 2 तो कितना बनेगा जाके ये? तो
सिस्टम ये बन रहा था 3/11, ठीक है। यानी जब हम विषम लेके चलते हैं तो हमारे पास संख्याएं आती हैं 15। अगर सम लेके चलेंगे तो कितनी संख्या आएंगे? सम में से 5 है ना, 5C2, 15 उसमें आई, 10 इसमें आई, ठीक है। मान लो विषम वाले में 6C2 का मान कितना आया था? 15। सम वाले में 5C2 का मान कितना है? 10 है। अच्छा ठीक है, तो हो तो गया। तो टोटल अगर हम ये देख लें, हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, ऐसे देखता हूं टोटल कंडीशन। देखो विषम वाले से कंडीशन बनी 15 और सम वाले से कंडीशन बनी 10, टोटल संख्याएं हो गई 25। अब 25 में से हमें लेनी कितनी है? हमें लेनी है वो संख्याएं जो कि विषम होने की प्रायिकता को दर्शाएंगी। और विषम होने की प्रायिकता जब दर्शाई जाएगी तो उसमें कितनी संख्याएं थी? 15। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 15/25। और 15/25 का मतलब 5 नहीं 15 और 5 5 25, 3/5। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल था। अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो आंसर बनेगा 3/5। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इस सवाल को देखना है। अब इस सवाल को सॉल्व करके आंसर निकालना बहुत तेजी से। अब देखो जरा, 19 × 9 है, 31 × 10 है, 32 × 11 है, बटे में हमारे पास ये दिया हुआ है। यानी कुछ भी ऊपर नीचे कॉमन नहीं दिख रहा है जिससे हम फॉर्मूले वगैरह का यूज कर सके। तो जब फॉर्मूले वगैरह का यूज नहीं करेंगे तब ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और ऐसे सॉल्व करने में सवाल को करते हैं हम डीएस से सॉल्व। ऊपर डीएस, ये 9 खत्म, 9 और 1 10, 10 का डीएस 1 हो गया प्लस में, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 एकम 4, यहाँ पर डीएस अगले वाले हिस्से का 4 आ गया, प्लस में देखिए आगे 3 और 2 5, 1 1 और 2 10, यानी कि 5 दूनी 10, 10 का डीएस 1 हो गया, ठीक है। बटे में नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, देखो जरा, 5 2 7, 2 9 खत्म, 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 का डीएस हो गया 3 -5, ठीक है। 3 -5, अब 3 -5 -2 हो गया। माइनस कभी डीएस होता नहीं तो 9 जोड़ देंगे, यानी नीचे का डीएस हमारे पास आ जाएगा 7। अब जब नीचे डीएस 7 आ गया तो क्या करना होता है? जब नीचे का डीएस 7 आ रहा है तो ऊपर वाले में हमें केवल 4 का मल्टीप्लाई कर देना होता है। डीएस में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 चौको 24, और 24 का अगर हम डीएस देखेंगे तो 2 + 4 करने पर 6 आएगा। और वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 6 है, और वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ये आंसर हो गया डीएस। अब अगर इसे आप करना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहाड़े थोड़े बहुत तो याद होंगे ना, 19 9 में 171 हो गया। अगर आप करना चाहते हो और करके लिख दे रहा हूं तो 19 9 में 171 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 31 × 10 तो 310 हो जाएगा, प्लस में 32 × 11 का मतलब 352 हो जाएगा। बटे में देखिए, इन सबको जोड़ना तो पड़ेगा ही, बटे में देख लीजिए, 233 × 2 466, और 25 पैसे × 2 तो 50 पैसे, तो 466 50 पैसा। उसमें से 50 रुपए अगर आप हटा देंगे तो आपके पास 416 रुपए 50 पैसे नीचे आएगा। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए जरा, ऊपर को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 रहेगा, ठीक है। देखते हैं अपना आंसर आता है क्या है, सही आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। ऊपर डीएस से तो 2 और 1 3 हो गया, फिर 5 1 6 हो जाएगा, और 6 और 7 13 के 3 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1, 3 3 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे पे अपने पास क्या आया था? 416 रुपए 50 पैसे। तो जब इसको भाग दोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आंसर ऊपर से क्या होना चाहिए? नीचे से आंसर आ रहा है 2, ऊपर से अपने पास डीएस क्या आ रहा था? 6, तो 6 तो गड़बड़ रहा था, यानी जो डीएस हमने ऊपर लगाया था 6, वो कुछ तो गड़बड़ था। अभी देखते हैं इनको, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहां से अगर आप देखोगे कि सॉल्व करके देख रहे हैं तो आंसर कंफर्म हो गया कि 2 है। अब एक बार ऊपर डीएस देख ले रहे हैं भाई क्या गड़बड़ हुआ है। तो 9 और 1 10, 1 डीएस हो गया, फिर उसके बाद 3 और 1 4, 4 एकम 4 हो गया, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, 10 का डीएस 1, बटे में नीचे क्या आएगा? 5 2 7 2 9 खत्म, 3 दूनी 3 3 6, और 6 दूनी 12, 12 का डीएस 3 हो गया, -5 हो गया, तो -2 आया। अब चूंकि डीएस माइनस में नहीं हो सकता, 9 जोड़ के 7 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास 7 आ गया नीचे। अब 7 अगर है और ऊपर देख रहे हैं तो 6 आ रहा है,
तो 6 चौको 24, 24 में अगर डीएस देखेंगे 2 + 4 6 आ रहा है। 6 तो 2 से भी कट सकता है, 6 तो 2 से भी कट सकता है ना, कट तो सकता है, तो फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है? 6 2 से भी कट सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलो एक बार और चेक कर लेता हूँ भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? डीएस से ऐसा होना नहीं चाहिए था। आंसर फिर क्यों नहीं मैच हो रहा है? चलो रुको 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 रुको, अब रटता तो नहीं हूं ना मैं। 352 35, ठीक है 352 रहा था। नीचे का ही डीएस इसमें जरा चेक करो भाई सही से, नीचे का डीएस तो अपने पास क्या रहेगा? नीचे का डीएस 5 2 7 2 9 खत्म हो जाएगा, दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 6 6 दूनी 12 मान लो, और माइनस में 5 रहेगा। 6 दूनी 12, 12 में से 5 माइनस 7 ही रहेगा। नीचे तो 7 आएगा डीएस में, ठीक है। नीचे 7 आ गया तो ऊपर सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई रहेगा। 7 चौको 28, 28 का डीएस 8 2 10, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौको 28, 4 रहा ऊपर, और इसको देखें तो 19 9 के साथ, अरे यार ये 0 हो जाएगा ना, 9 का मल्टीपल तो 0 हो गया ना। और यहाँ पर होगा 3 एकम 3, 3 और 1 4 हुआ डीएस, प्लस यहाँ पर 1 हुआ था, तो 4 और 1 5, 5 चौको 20, 20 का डीएस 2 + 0 यानी कि 2 रहेगा। यहाँ पर 9 बन गया था तो 9 तो 0 बन जाता है ना, तो आंसर, हाँ उसको हम लोग क्या लेके चल रहे थे, उसको हम लोग अलग ही कुछ 1 लेके चल रहे थे, इस कारण नहीं हो रहा था, ठीक है। चलो खैर अगला सवाल। भाई मैं कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है? वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करनी है जिसे अगर 5 6 8 9 और 12 से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल रहे और यह 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो या तो 13 का पहाड़ा तुमको याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन 13 के पहाड़े में कई बार ये हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन हो सकता है 13 से कटने वाले निकल आए, या एक ऑप्शन निकल आए। तो ये जो तरीका है ना कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो जो शेष बच रहा है उसको हटा के बाकी संख्या से डिविजिबिलिटी चेक करता है। शेष बच रहा था 1। अब सबसे पहले घटाना किस ऑप्शन में, ये देखो उस ऑप्शन में घटाओ जिसकी इकाई में आपको 1 दिख रहा हो, क्योंकि 1 ही घटाना है। तो अगर मैं इसमें से 1 घटा लेता हूं तो अपने पास 3600 आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब 3600 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। और दोस्त मजे की बात यह है कि ये जो 3601 नंबर है वो 13 से भी कट रहा है। 13 दूनी 26, 10 बचेगा, 13 7 91, 9 बचेगा, 13 7 91। तो अपना कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी संख्या 3601 होगी, जिसे अगर 5 6 8 9 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेषफल भी 1 बचेगा और ये संख्या 13 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और सिर्फ इतना काम करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे। मतलब इसमें आपको वो नहीं करना है कि जैसे कुछ बच्चे करेंगे या कर रहे होंगे या उनके मन में ऐसे ही विचार आया होगा कि पहले हम इसका एलसीएम ले लें और फिर उसके बाद जो आखिरी में शेष बचेगा उसको जोड़ लेंगे और फिर 13 से मल्टीपल चेक करेंगे। अरे तो वो सब इतना नहीं करना होता है सवालों में। ये सवाल देखिए, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। अब देखो ये जो काम 26 दिन में समाप्त हुआ है, इसमें अंतिम अकेले 6 दिन में किसने काम किया है? अकेले 6 दिन आदमी ने काम किया है। तो इसका मतलब 26 में से 6 दिन अगर आदमी ने अकेले काम किया होगा तो इससे पहले के जो 20 दिन होंगे उसमें आदमी और लड़के ने दोनों ने काम किया होगा ना। तो आदमी और लड़के की अगर हम बात करते हैं, दोनों की एक साथ, आदमी प्लस लड़का दोनों की एक साथ बात करते हैं तो ये किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और इन्होंने 20 दिन तक तो साथ में काम किया ही ना, तो 4 से अगर काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी आदमी और लड़का मिलकर 20 दिन में किसी काम का 5/6 हिस्सा कर देते हैं। तो अब आदमी और लड़के में, बात ध्यान से समझना है, इनका जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना बचेगा? ये रिमेनिंग वर्क 5/6 अगर हो गया है तो 1/6 बचेगा।
और इस बटे 1/6 को ये वही काम है जिसे आदमी करता होगा आखिरी के 6 दिनों में। इसे आदमी कर रहा है, कब कर रहा है? लास्ट के 6 दिन में, लास्ट 6 डेज में इसे कर रहा था। तो अगर आदमी किसी काम का 1/6 हिस्सा 6 दिन में कर रहा है, तो वो आदमी उस पूरे काम को 6 चरंग 36 दिनों में कर सकता है अकेले। वो आदमी उस पूरे काम को अकेले 36 दिन में कर सकता है। आप बोलोगे हाँ। अच्छा, पूछ रहा था कि लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आदमी और लड़का मिलकर काम कर रहे थे 24 दिन में हो जाता था, और अगर सिर्फ आदमी अकेले काम कर रहा है तो वही काम 36 दिन में हो रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 72। 24 तिहाई 72, 36 दूनी 72। लड़का करेगा तो 72/1 दिन में करेगा, और 72/1 का मतलब कितना हो जाएगा? 72 ही हो जाएगा ना। 72/1 कैसे आया पता है ना? इन दोनों की क्षमता 3 आई, जिसमें आदमी की 2 आई, तो लड़के की कितनी होगी? 1। तो ये सवाल ऐसा था, कठिन नहीं था मेरे ख्याल से, था क्या? चलिए जी, अगले सवाल पर आइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेचा। मैं ही कह रहा हूं कि आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदा, यानी कि मान लीजिए कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य अगर 500 था तो उसके 4/5 यानी कि 400 में उसने खरीदा। ठीक, ये खरीदा, ये उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस था, प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। अब जब बेच रहा है तो इस मूल्य से 4% ज्यादा पर बेचे दे रहा है, तो इसका अब जो 4% होगा ना वो तो 20 होगा, यानी चीज बेची कितने की जा रही है? 520 की। तो प्रॉफिट पूछ रहा है भाई, 0 से 0 का काम खत्म करिए, 4 से इसे काटिए 10 बार, 4 से इसे काटिए 13 बार, यानी वो 10 की चीज को 13 के रेशियो में बेचे दे रहा। और 10 की चीज अगर 13 में बिक रही है तो सिंपल सी बात, कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर जी 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 3 ज्यादा हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो गया। ये सवाल देखिए। और दोस्त कह रहा है कि कॉट 19 दिया है और ब्रैकेट में वैल्यूज दी और इसका मान यहां से निकालना। तो मैं एक काम करता हूं कि जो कॉट 19 दिया है ना, इसका अंदर अंदर गुणा कर देते हैं। जैसे यहां पर हम लिख देंगे कॉट 19, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। और यहां पे भी हमने लिख दिया कॉट 19, कॉट 19। तो यहां से इसका काम खत्म कर लेते हैं, यहां से काम खत्म। अब देखिए कॉट 71 और कॉट 19, जब कॉट 2 बार ऊपर और नीचे दिखा और उनके कोणों का योगफल जो है 90 बन जाए तो ये पूरक कोणों की संभावना बन जाती है, तो ये मिलकर 1 हो जाएगा। यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? यहां पर सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर 21। लिखने का तरीका, कॉस में सिर्फ सी लिखा करो, तो कॉस स्क्वायर 21 बचा, प्लस कॉट 19 प्लस tan 71। ऊपर कॉट 19 है, नीचे tan 71 है, ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तरीका लग गया, तो ये दोनों फिर मिलकर 1 हो गए। यहाँ पे क्या बचा? 1/sec स्क्वायर 69। 1/sec जो है ना ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा cos स्क्वायर 69। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ये cos स्क्वायर 21 लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। cos स्क्वायर 69 को हम sin स्क्वायर 21 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर 21। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर होता है तो ये मिलकर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लिए बगैर सवाल नंबर 7वें को आप उड़ा सकते थे, ठीक है। देखने में खतरनाक हो सकता है बस, लेकिन अगर आप सीखोगे डेली तो खतरनाक नहीं लगेगा। एक वस्तु 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर कुल लाभ मूल्य के 38% के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है 100 की और उसे पहली बार बेचा जाए तो कोई आदमी यहाँ पर खरीदता है, ठीक है, फिर ये आदमी फिर बेच देता है, तो दूसरी बार यहाँ पर कोई आदमी खरीदता है। सवाल को समझ लीजिएगा। और जब यहाँ कोई आदमी खरीदता है तो उसे 138 की खरीदता है, तभी हम ये देख पाते हैं कि टोटल लाभ जो है यहाँ से यहाँ तक का जो कुल लाभ है वो 38% है। अब इसमें ये बोला है कि पहला लाभ जो है वो 15% का था, यानी पहली बार जब वो बेचा गया तो उसे 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी यहाँ पर वस्तु की कीमत क्या है? 115 है। अब 115 से 138 तक जाने में कीमत क्या रही है और कितनी बढ़ी है? तो 115 से 138 पर जाने पे 20% बढ़ गई है। बोले सर, हालांकि आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि 115 और 138 के बीच का गैप 23/115 गुणे 100 कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या करना, क्या समझना, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको देखो जरा। सक्सेसिव लगाओ,
पहला प्रॉफिट है 15% का, यानी चीज जो है वो 20 से 23 के रेशियो पर जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रॉफिट हमें निकालना है, तो मान लीजिए उसमें ए से बी के रेशियो पर जा रही है और टोटल प्रॉफिट हमारा 38% का था, 100 से 138, तो 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे 100 को तो 50 हो जाएगा, या 100 बना रहने दो, मान लो जैसे हमने इसको 100 बना रहने दिया। 100 से 138 था, 100 से 138 के रेशियो पर इसको लेकर चले। फायदा जानते हैं क्या होगा अगर बना रहने देंगे? तो आप ये सोचो कि 100 बनाने के लिए 20 में 5 का गुणा करोगे तभी 100 बनेगा, और 138 बनाने के लिए 23 में 6 का गुणा करना पड़ेगा। जो दूसरा रेशियो होगा वो 5 से 6 का होगा। 5 से 6 होने का मतलब 1 बढ़ेगा किस पर? 5 पर, और 1/5 का मतलब मेरे दोस्त कितने परसेंट होता है? 20%। यानी कि जो दूसरा उसके पास प्रॉफिट जनरेट होगा वो कितने परसेंट का होगा? वो 20% का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ऐसा सवाल कभी भी आता है, इसको करने का सबसे शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, जीवन में कभी गलत नहीं होगा, कभी। 80% जो खर्च करता है, इसका मतलब होता है कि अगर वो 5 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 4 खर्च कर दे रहा है, क्योंकि 80% का भिन्न में जो मान होता है वो 4/5 होता है। तो अगर आपकी तनख्वाह 5 है और उसमें से आप 4 खर्च कर देते हैं, तो इसका सिंपल मतलब होगा कि आपने 1 की बचत करी होगी। सिंपल बात है। अब चूंकि वेतन बढ़ा है 25%, तो ये जो वेतन है ये 25% बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो उसका खर्च है वो 15% बढ़ रहा है। कह रहा है उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? दोनों का गुणा 25 पंचे 125, यहां पर क्या होगा? 15 चौको 60। इस 125 में से 60 को घटा दो तो बचा कितना? तो बोले सर 125 में 60 घटाएंगे तो 65 बचेगा। यानी कि यहां 1 इंटू एक्स का जो मान है वो 65 के बराबर है, तो एक्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर जब एक्स 65 होगा तभी हम 1 गुणे 65 को करेंगे तो 65 आएगा, तभी आ सकता है ना। तो ये जो उसके प्रतिशत में वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी? 65% की रही होगी। हिसाब को समझना, इससे ज्यादा सरल इस सवाल का कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 10वें सवाल पर आते हैं। ये सवाल है, ये कैसा सवाल है? अच्छा, तो रीजनिंग वाला सवाल आ गया, मैथमेटिकल रीजनिंग का। चलो कोई बात नहीं। देखो ये कंडीशन दी है कि ए के साथ अगर ये चिन्ह होगा तो उसमें हमें ये सारी प्रोसेस करने होंगे। अब यहाँ पर ए का मान 0.9 है और बी का मान 0.1 है, तो सबसे पहले ए माइनस बी 0.9 माइनस 0.1 का मतलब हो जाएगा 0.8। ठीक है, प्लस 1/रूट ऑफ ए बी। ए और बी का गुणा करें 0.1 और 0.9 का जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास 0.09 होगा, और 0.09 का जब वर्गमूल लिया जाएगा ना तो दशमलव में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 हटा के यहाँ पे ये 10/3 हो जाएगा, दशमलव हटा के ऊपर 0 कर लिया, प्लस रूट के अंदर a बटे बी, रूट के अंदर a बटे बी, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 9/1 होगा, 9/1 का वर्गमूल अगर आप लोगे तो 3/1 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा काम था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 8/10 लिख सकते हो भाई, दशमलव हटा के नीचे बढ़ा लेंगे। 8/10 का मतलब 4/5 लिख सकते हो, प्लस में 10/3 है, और भाई साहब इधर अपने पास 3 है, 3 त्रिका 9 और 10 19, इतने हिस्से को हम 19/3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 19/3। करेक्ट हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके आगे काम बढ़ा लेते हैं। भाई साहब गुणा भाग तो करना जानते हो, 19 × 5 = 95 और 3 चौको 12। 95 और 12 को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास 107 होगा। 95 और 12 को जोड़ोगे तो ऊपर आएगा 107 और नीचे आ जाएगा दोनों का एलसीएम 15। तो बोले सर 107/15 तो कहीं आंसर में नहीं दिखाई दे रहा। हमने कहा भाई दिखाई तो नहीं दे रहा, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं। अब तो आंसर दिख रहा है कि 107 × 2 214 हो जाएगा और 15 × 2 30 हो जाएगा, तो 214/30 तो दिखाई दे रहा है ना। ये हो गया सर आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है।
HCF की बात हो जाएगी, जब भी बड़े से बड़ा की बात करेगी तो HCF हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे अगर आप 2270 को विभाजित करें या फिर 3739 को डिवाइड करें या 6677 को डिवाइड करें तो हर एक मामले में शेष बचता है बराबर। ऐसे सवाल को करने का तरीका पता है ना, ऐसे में सवालों के में जो संख्याएं दी होती हैं उनका अंतर लेते हैं। आपसे कहे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो और शेषफल समान बचे, अंतर बराबर बचे, तो उसके लिए क्या करोगे, इनका अंतर लेना होगा। जैसे इसका अंतर लेते हैं तो हमारे पास 9 यहाँ बचेगा, फिर उसके बाद 13 में से 6 यहाँ बचेगा, फिर 14 यहाँ बचेगा, 1469 अंतर होगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं तो इन दोनों का अंतर कितना बचेगा, 8 और 3 और 2938 इसका अंतर बचेगा। और फिर इन दोनों का भी तो अंतर लेना है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना बचेगा, देखो जरा, इन दोनों का अंतर बचेगा, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, 7 0 और फिर 44, ये अंतर बनेगा इनका। ठीक है, 4407। अब ये जो अंतर आए हैं क्या क्या, 1469, 2938 और यहाँ पे 4407, 4407। अब ये जो अंतर आए हैं बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब अब इनका आपको HCF लेना है। अब भाई इनका HCF तो बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ये जो 1469 है ना, ये आपको सवाल में दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, 1469 एकम 1469। 2938 कैसे मिलेगा, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब 2938 मिल जाएगा। और 4407 कैसे मिलेगा, जब हम इसी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे तो 4407 भी मिल जाएगा। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में, इसमें, इसमें और इसमें 1469 तो होगा ही होगा। और सबसे बड़ी कॉमन संख्या ही HCF होती है, तो इसका मतलब हमारा HCF कितना हो जाएगा, 1469 हमारा HCF हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, एक त्रिभुज के कोणों में A, B और C के माप समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। M जो है BC पर इस प्रकार स्थित है कि एक MBC पर स्थित एक बिंदु है कि AM जो है वो BC पर लंब है। AM इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा जी, तो BM अपॉन AB की वैल्यू क्या होगी, चलिए आइए जरा देख लेते हैं भाई। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके कोण हमारे पास ABC दिए है ना, ABC। तो मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया A, B और C। इसके जो कोण है ना वो कैसे दिए हैं, कोण दिए हैं समांतर श्रेणी में। तो मैं एक काम कर लेता हूं, समांतर श्रेणी जो होती है उसकी शुरुआत, उसके जो पद होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कि A माइनस D हो जाएगा, फिर यहाँ A हो जाए, क्योंकि 3 ही पद हैं, 3 ही कोण है, तो ये A प्लस D हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे, है ना। और अगर ये इसके कोण हैं, समझना ध्यान से, A ये हो जाएगा, ठीक, B हम इसको ले लेते हैं और C ये हो जाएगा। तो अगर ये किसी त्रिभुज के कोण हैं जो कि समांतर श्रेणी में है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, तो D से D कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 3A का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि A बराबर हमारे पास 60 आ जाएगा। अब A 60 आ गया, अब आगे बात समझो। BC भुजा पर M एक ऐसा बिंदु है कि AM जो है वो परपेंडिकुलर है, लंब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां 90 डिग्री का कोण है। ये वाला A जो कोण था ये A माइनस D था, B वाला जो कोण था वो स्मॉल a था सिर्फ, और उसका मान हमारे पास कितना आया, 60 आया है। यानी ये कोण अगर भाई 90 रहा तो ये कोण हमारे पास आ गया कि 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से ये जो बचा एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री ही होगा 30 डिग्री। आप बोलोगे हाँ। और मैंने आपको एक बार क्या 50 बार ये बात बताई है कि किसी समकोण त्रिभुज में जिसमें एक एंगल 30, 90 और 60 दिख जाते हैं, तो 30 के सामने की जो साइड होगी वो 1 के रेशियो में होगी, 60 के सामने की जो साइड होगी वो √3 के रेशियो में होगी, और 90 के सामने की जो साइड होगी वो 2 के रेशियो में होगी। ये हमेशा बताया। यहां पर पूछा इसी में था हिसाब किताब कि BM अपॉन AB क्या होगा। तो BM देखो कितना है, BM हमारे पास है 1, ठीक, और बटे में अगर हमको AB रखना है तो AB भी हमको दिखाई दे रहा है कि AB हमारे पास साफ 2 है।
1/2 अपना आंसर हो जाएगा और 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हो गया। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। एक्स वाई का मान पूछ रहा है, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, रेशियो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई के क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। और परिमेयकरण करने में याद रखो कि नीचे जो वैल्यू दी होती है उसका साइन चेंज करके अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों के तरीके तो नहीं करेंगे, खैर एक स्टेप तो मैं लिख ही देता हूं ना। जैसे 5 + 2√3 दिया था, अब ऊपर जो यहाँ गुणा होगा वो किसका होगा, 2 + √3 का होगा ना, साइन चेंज करके नीचे। और नीचे जब 2 + √3 का गुणा होगा तो 2 - √3 और 2 + √3, तो a - b a + b बनाएगा। 4 - 3 नीचे तो 1 हो गया, तो नीचे का गेम बिल्कुल समाप्त हो गया। नीचे की हमें टेंशन नहीं लेनी है, और ये x + y√3 के बराबर चल रहा था। अब ऊपर का हिसाब देखो, गुणा करना है। जैसे 5 दूनी 10 यहां पर हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। फिर 5 का गुणा √3 में होगा, ये यहां पे हो जाएगा, तो 9√3 हो जाएगा टोटल। और इसका जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 9√3। और अब अगर इन दोनों की तुलना मैं करता हूं तो √3 से जब √3 कटेगा तो y का मान 9 आएगा और x का मान क्या आएगा, 16 आएगा। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट यहां पर जो इसके बिंदु बनेंगे वो क्या बनेंगे, 16,9, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक एक लाइन में आपको सवालों को निपटाना है। कोशिश ये करिए कि कम से कम लिखें, दिमाग फोकस यहीं रखोगे तो कम ही लिखोगे, फिर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। देखो 3 वर्ष से बढ़कर समय कितना हो गया, 3 वर्ष से बढ़कर हो गया समय 4.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष बढ़ा, यानी हम ये कह सकते हैं 3/2 वर्ष बढ़ा। अब 3/2 वर्ष में मिश्र धन कितना बढ़ा, 1512 से 1668। 1512 से 1668 का मतलब 156 रुपए मिश्र धन बढ़ गया। और ये जो बढ़ा ना, यही इसका ब्याज भी होगा, क्योंकि मूलधन तो समान है, निवेशित धनराशि एक ही है, उसी धनराशि पर ऐसा हो रहा था। तो 1 साल का जो मेरे प्यारे भाई साधारण ब्याज निकलेगा यहां से, वो कितना निकलेगा, वही तो उसी पे तो चर्चा होगी ना। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 3 × 5 = 15, 3 से इसको काटो, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 52, 52 दूनी 104। 1 साल का साधारण ब्याज हो गया 104। तो मैं आपसे कहूं कि अगर भाई 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 312 हो जाएगा। सर 3 साल का क्यों निकाला, क्योंकि ये 3 वर्ष का यहां पर मिश्रधन दिया था और वो कितना आया, 312। तो 1512 जो मिश्रधन था, अगर उसमें हम 3 साल का साधारण ब्याज 312 रुपए घटा दें तो हमारे पास सीधे सीधे मूलधन आ जाएगा ना, 1200 रुपए। अब चूंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो 1 साल का साधारण ब्याज था 104, बटे में हमारे पास हो जाएगा 1200 और गुणे में हमारे पास हो जाएगा 100। ये निकल आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0 से 0 खत्म हो जाएंगे। 4 से इसको काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से इसको काट दोगे, ये हो जाएगा 26/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने आपको दिखाई देगी। 26/3% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। तो ना टफ था ना ही समय देना था। a बराबर b² b - a है, a³ + b³ का मान पूछ रहा। अब या तो इस सवाल को आप थोड़ा लिख लो, लिख के कर लो, या इस सवाल में सिर्फ ये सोचो कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन दे रखा है। सिर्फ ध्यान रखना, 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन दे रखा है। इसमें अगर हम एक को कुछ भी मान लें, मान लो b को हमने 0 कर दिया, अगर b को हमने 0 कर दिया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, a का मान भी 0 आ जाएगा। और जब a और b दोनों का मान 0 आ गया तो उनके क्यूब को जोड़ने पर भी तो हमारे पास 0 ही आएगा, काम खत्म हो जाएगा। या अगर कई सारे बच्चों को ये सारी चीजें नहीं आती होगी, उन्हें है कि सब हमको तो फॉर्मूला चाहिए, हाँ ठीक है। जैसे a³ + b³ का फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं आता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? तो आप बोलोगे सर एक ब्रैकेट में a + b लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a² + b² और -ab, ये आ जाएगा। आप बोलोगे आ जाएगा, ये इसका पहला फॉर्मूला होता है, दूसरा एक और होता है, ठीक है। अब अगर ये जो वैल्यू हमारे पास दी थी, इसमें मैं तिर्यक गुणा करूं b - a का, a में तो हमारे पास इस तरफ क्या आता है, हमारे पास आता है ab
माइनस का ए स्क्वायर और बराबर में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अगर हम पूरा वैल्यू उस तरफ लेकर आते तो ये क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और एक तरफ फिर क्या बच जाता, जीरो। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान जीरो है और उसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू भी तो जीरो ही हो जाएगी, और वही हमसे कहा गया था। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर आपको चीजें करनी आती हैं, समझ आती है, तो लिखना बहुत कम पड़ेगा, सवाल आप आराम से बना पाओगे गारंटी के साथ। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, ठीक है, अच्छी बात है, और इसकी चाल में हर घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। 470 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तरीका यह है कि अगर हम पहले देखें कि 40 चली होगी एक घंटे में, अगले घंटे में 20 की वृद्धि हो गई 60 चली होगी, अगले घंटे में 20 की वृद्धि हो गई 80 चली होगी, अगले घंटे में 20 की वृद्धि हो गई 100 चली होगी, अगले घंटे में 20 की वृद्धि हो गई 120 चली होगी, अगले घंटे में 20 की वृद्धि होगी 140 चली होगी, और ऐसे तब तक चलाना है जब तक कि 470 किलोमीटर की दूरी को पूरा ना किया जाए। इतना जोड़ लो पहले, देखो कितना आ रहा है, 100 100 200 280 280 और 120 400, और फिर तो ये ज्यादा हो गया, तो 400 से ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 540। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम 140 नहीं चलाएं भाई, 400 तो हो गया, इसको अगर हम आधे घंटे ही चलाएं, तो जब इसको आधे घंटे ही चलाओगे तो ये सिर्फ 70 किलोमीटर ही तो चलेगी। तो 400 यहां तक हो गया था, 70 यहां हो जाता तो टोटल 470 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती। और समय कितना लगता है, 1 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 1 घंटे और प्लस आधा घंटे, तो 5 और आधा यानी कि 5.5 घंटे का समय लगता, आपके लिए सवाल खत्म हो जाता। क्या कहते हो? अब इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो किसी बच्चे को ये ना हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आई, ऐसा क्या है इसमें, कुछ हो सकता है क्या, खुद बताओ। सवाल देखो, 2 छात्र हैं राज और रोहित, तो ये राज है, एक मिनट, ये हमारे पास यहां राज है और ये रोहित है, ठीक। इनके अंकों को दर्शाती है, तो राज और रोहित द्वारा कुल प्रतिशत अंक, ध्यान से सुनना, कुल जो इनके प्रतिशत अंक होंगे उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। अब कई बार क्या होगा ऐसे सवालों में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहेगा, पहले वो राज के प्रतिशत अंक निकालेगा, फिर वो रोहित के प्रतिशत अंक निकालेगा। हाँ, अगर ये आप अलग अलग निकालते, कब, जब इनके टोटल नंबर अलग अलग होते, मैक्सिमम नंबर अलग अलग होते, तब तो मैं आपको शाबाश बोलता कि हाँ यार अब तूने सही काम किया। लेकिन अगर ये सेम दिए हुए हैं तो अलग अलग निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पर सेम है कि राज के सभी सब्जेक्ट में जो अधिकतम अंक है वो भी 50 के हैं, और रोहित के जो किसी भी सब्जेक्ट के अधिकतम अंक है, जितने नंबर का पेपर है, वो भी 50 है। तो मैं ये तो देख ही रहा हूं ना, इसके भी टोटल अंक जो आए होंगे वो 50 गुणे 4 200 में से आए होंगे, इसके भी टोटल अंक 200 में से ही आए होंगे। यानी हमारा जो अंतर निकलेगा वो अंतर तो 200 में से निकलेगा ना। अब कितना निकलेगा ये देख लो। जैसे मैथ में राज के नंबर है 37 और रोहित के नंबर है 48, इसका मतलब रोहित के नंबर राज के नंबर से 11 ज्यादा है, तो हमने 11 ज्यादा लिख लिया। फिजिक्स में इसके 45 हैं, इसके 30 हैं, यानी कितने कम है, तो बोलोगे सर 15 कम है। इसके केमिस्ट्री में 42 है, इसके 45 हैं, कितने जब नंबर ज्यादा है, बोले सर 3 नंबर ज्यादा, मैंने कहा 3 ज्यादा कर लो। बायोलॉजी में राज के नंबर 32 हैं, रोहित के नंबर 35 हैं, कितने ज्यादा, बोले सर 3 नंबर ज्यादा, मैंने कहा 3 ज्यादा कर लो। इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 11 3 14 3 17, 17 में से 15 घटाएंगे 2, यानी कि जितने नंबर टोटल राज के होंगे और जितने नंबर टोटल रोहित के होंगे उसमें सिर्फ 2 का अंतर होगा। और चूंकि प्रतिशत में बदलना था तो 100 का गुणा कर दोगे तो इनके प्रतिशत में जो अंतर आएगा वो 1% आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ये सवाल ऐसे किए जाते हैं। एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको ऐसे बताई, ये बैंकिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं ये उनकी कैलकुलेशन होती है। एसएससी रेलवे वाले तो वही अपना, चूंकि मास्टर साहब उनको ऐसे ही सिखाते हैं तो करते भी बच्चे वैसे ही है। इसमें गलती हम बच्चों की कहाँ देंगे। अगर उनको ये तरीका कभी बताया जाए या कभी ये बोला जाए कि आप इसको ऐसे सोचें तो बच्चा करेगा। तो नहीं बताया गया होगा तभी नहीं कर रहा है ना, तो फिर अब उसके लिए तो मान लो क्या ही कर सकते हैं ना। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको
कम से कम ये तो पता तो चले कि सवाल ऐसे किया जा सकता है। तो उसके लिए कहाँ क्या, खैर 6 सेंटीमीटर के 3 वृत्त, त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर डोरी कसकर बंधी हुई है। डोरी की लंबाई क्या होगी, मतलब एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये रखा गया, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये रख दिया गया, और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ऐसे रख दिया गया। अब इनको क्या किया जा रहा है, इनको एक डोरी से बांधा जा रहा है। ध्यान से सुनना, इनको एक डोरी से बांधा जा रहा है कसकर। इस प्रकार से डोरी से इनको बांधा गया, ये पीली वाली डोरी है, इनको कसकर बांधा गया ताकि ये हिल डुल ना पाए। ऐसे करके बांध दिया गया, ऐसे करके ये बांध दिया गया। ये कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इस वृत्त का केंद्र है, यहाँ इस वृत्त का केंद्र है, यहाँ इस वृत्त का केंद्र है। अगर मैं केंद्रों को मिला दूं ऐसे करके, सिर्फ ऐसे करके, तो इसकी त्रिज्या 6 थी, इसकी त्रिज्या 6 होगी, ये भी त्रिज्या 6 होगी, ये भी 6 होगी, क्योंकि समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं। तो ये जो हिस्सा हमारे पास है, अब इसको जरा गौर से देखना भैया, अगर नहीं देखोगे तो यहीं से मामला डिस हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस वृत्त के केंद्र से सामने ऐसे एक लंब डाल लेते हैं, इससे ऐसे डाल दिया, फिर यहाँ एक लंब डाल लिया, यहाँ एक लंब डाल लिया, ऐसे लंब डाल दिया, फिर एक ऐसे लंब डाल दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर ये दूरी 6 और 6 12 सेंटीमीटर की है, तो इतनी दूरी जो ये होगी ये भी तो 12 होगी, क्योंकि आयत के सामने के कोण हमेशा, आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इतना 12 हो गया। अब अगर ये भुजा 6 + 6 12 है, तो यहां से इसके सामने की इतनी दूरी 6 + 6 12 होगी, तो आप बोलोगे ये भी 12 हो गई। और अगर त्रिभुज की ये भुजा 6 + 6 12 है, तीसरी वाली, तो इतनी दूरी जो होगी ना 6 + 6 12, ये भी हो जाएगी। अब बोले सर अभी क्या पूरी डोरी की लंबाई हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कहां से और आएगी। अब हमको कितनी और लंबाई चाहिए, हमें डोरी में एक ये लंबाई भी बाकी है, ये वाली, ध्यान से सुनिएगा, ये लंबाई बाकी है जो भी हमें लेनी है, और इस डोरी में ये वाली लंबाई भी बाकी है। ये तीनों में से कोई एक निकाल लीजिए, बाकी सारी सेम होगी। तो हमको 12 12 12 36 तो मिल ही गया है, यानी आंसर 36 प्लस कुछ होगा। अब 36 प्लस कुछ होगा तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो 24 प्लस कुछ है, इसका तो काम खत्म। ये सिर्फ 36 + 18 लिखा है, ये बाकी सब 36 प्लस के साथ लिखे, लेकिन कितना ये समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त। इसी बात को समझ लीजिए। देखो ये जो हमारे पास अंदर त्रिभुज बना, ये समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है होगा। और समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है, यानी ये भी 60 होगा कोण, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो अगर अंतः कोण 60 डिग्री का है, तो ये जो बाह्य कोण बचा है इसका, बाह्य कोण, वो कितना होगा? 90। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये जो कोण बचा होगा ये 120 होगा। 120 यहां पे भी होगा, 120 यहां पे भी होगा, 120 यहां पे भी होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 120 डिग्री को 3 बार ऐड करते हैं तो कितने डिग्री बन जाएगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री में तो एक वृत्त बन जाता है। 360 डिग्री में तो एक वृत्त बनता है। और वृत्त की परिधि को अगर निकालना है तो 2 × पाई × r, r कितना दिया है, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? तो 6 दी है। तो 6 दूनी 12, यानी कि ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 पाई और आ जाएगा। 12 पाई ऐसे भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो। तो उस पूरी डोरी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 36 + 12 पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? थोड़ा ठीक सवाल था। ऐसे सवाल ज्योमेट्री में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। सवाल नंबर 20, 7 की पावर 42 को 48 से डिवाइड करें, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। इसके अलावा क्या आएगा? बोले कैसे आएगा? हमने कहा देखो भाई, जैसे 7 की पावर 42 लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, इस 7 की पावर 42 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि 7 की पावर 2 लिख लें और ऊपर पावर 21 लिख लें? हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? 7 की पावर 2 का मतलब 49 बन जाएगा, और इसे हम ऊपर जो पावर थी 21 वो एज इट इज लिख ही रहने देंगे, है कि नहीं? अब मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताओ कि 49 को अगर आप 48 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 1 आएगा, और 1 की पावर 21 हो या 21 लाख हो तो वो तो 1 ही रहेगा ना। तो शेषफल क्या बचा? शेषफल तो 1 ही बचा, यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया। सवाल खत्म हो गया। अगले सवाल पर आ गए। x + 1/x का मान -2 है।
याद रखना इस बात को, मैं लिख देता हूँ। कभी भी आपको अगर बोले कि x प्लस 1/x का मान अगर कभी 2 बोला जाए तो याद रखना उस स्थिति में x का मान हमेशा 1 होगा। और अगर कहीं x प्लस 1/x की वैल्यू -2 बोली जाए तो उस स्थिति में x की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, तभी दोनों जुड़कर ये काम बनाते हैं। तो यहाँ अगर ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास -2 दे रहा है तो इसका मतलब x का मान -1 होगा। -1 की पावर 17 दिया है, सुनो ध्यान से समझो, मजा आएगी आपको। -1 की पावर 17 दिया है, विषम पावर है। -1 की पावर अगर कोई ऑड होता है तो -1 ही आता है, ठीक। -1 की पावर अगर कोई ऑड होगा तो विषम ही आएगा, और अगर इवन होगा -1 की पावर कोई सम संख्या होगी तो हमेशा +1 आएगा। x की पावर 17 यानी कि ये -1 प्लस -1 की पावर -17 तो भी -1 हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा -1, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये सब पहला वाला तो आपको ये समझ में आ गया कि ये -1 हो गया। ये -1 क्यों होगा, इसलिए होगा कि x की पावर -17 को आप 1/x की पावर 17 लिख सकते हो। अब अगर x का मान -1 रखोगे और वो 17 है तो 1/-1 आएगा, और 1/-1 क्या होगा कि सर ये भी -1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर ऑड है, इवन है, तो ये +1 होगा, ये +1 होगा। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बचेगा, एक तरफ आएगा -2, एक तरफ आएगा +2, और -2 और +2 जब कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट 22 नंबर कहता है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर 16 के बराबर है, तो 4x² + 12x + 40 का मान क्या होगा, ये सवाल देखिए। अब इसके दो तरीके हैं, मैं आपको समझा देता हूं, सोच लीजिएगा तो आपका उत्तर बड़ा आसान हो जाएगा। क्या तरीके हैं सर, या तो आप x का कोई वैल्यू सोचो, x का कोई वैल्यू सोचो जो कि इस 16 को सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे ही सेटिस्फाई होगा वही x की वैल्यू यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। या तो आप इसे ओपन करके एक्सपेंड करो, दो तरीके हैं आपको। कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर अगर हमें वैल्यू दिमाग में ना आ रही हो, तो अगर वैल्यू दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो तो पहले तो ये आदत डालो कि ऐसी चीजें ऐसी जगह पढ़ो कि ये सब चीजें सोचना सीखो, जो इसी तरीके से लगातार कराएगा। क्योंकि 1-2 दिन अगर पढ़ लोगे तो आप सोचो कि ये सब सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ऐसी जगह पढ़ो जहां पर ये सब चीजें सिखाई जाती हो, सोचने के लिए बाध्य किया जाता हो। दूसरा तरीका यह है कि इसको ओपन करो, सॉल्व करो, द्विघात बनेगा, और द्विघात को सॉल्व करो, फिर x का मान निकालो, यहां रखो, आंसर पाओ, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू रखने के लिए काम करता हूं। 0 से शुरुआत करते हैं। x 0 रखोगे 1 रहेगा, x 0 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 नहीं बन रहा है। 1 रखें तो ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, अब भी नहीं हो रहा है। यानी कि आंसर जो होगा, जब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो इस व्यंजक का मान 13 आ रहा है, हमको क्या चाहिए 16, यानी आंसर जो x की वैल्यू का होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 2 देखते हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो 1.5 रख के देख ले क्या कि x का मान हम 3/2 रख लेते हैं। 1.5 का मतलब 1.5 रखते हैं, या इसी को 3/2 कहते हैं। यहाँ 3/2 रखोगे, 1.5 रखोगे, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25/4, ठीक। प्लस यहाँ पर 3/2 यानी कि 1.5 रखोगे, 1.5 + 2 हो जाएगा आपके पास 3.5, यानी कि 7/2, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4। 25/4 और 49/4 का मतलब 64/4, यानी कि ये 16 ही हो गया। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि x का मान 3/2 होगा, ये श्योर हो गया। x का मान 3/2, यहाँ रखो स्क्वायर तो 9/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये हमें 9 दे देगा। x का मान 3/2 रखना है, 2 से काटेंगे 6, 6 3 18 ये दे देगा, और प्लस 40 तो ये है ही। 18 और 9 27 हो जाएगा। 40 + 27 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास पक्का ये 3/2 है ना, 2 से 6, 6 3 18, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 9 आ जाएगा। 58 और 9 कुछ गड़बड़ किया है क्या, 12 × 3/2, 2 से कटा 6 बार, 6 3 18 हो गया,
और x का मान हमने रखा था 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 18 और 9 27 हो जाएगा, और 40 + 27 को जोड़ेंगे तो 67 होगा, 67। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 3/2 से काम बन ही नहीं रहा था ना। 49 + 25, 49 + 25 74 होता है, 64 नहीं होता है। कितना होता है? 74 हो जाता है। तो 74 से काम नहीं बनाना, हमको 64 चाहिए था, क्योंकि अगर हम 64/4 करेंगे तब 16 आएगा, यानी 1.5 नहीं रख सकते थे। अब बात समझे? थोड़ी सी ये छोटी सी मिस्टेक होगी तो गेम खत्म होगा। 1.5 तो हम इसका मान नहीं रखेंगे x की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सर क्या रखते हैं? देखिए 1.5 रखने पर अपने पास वैल्यू बड़ी हो रही थी। 1.5 से छोटी वैल्यू अगर हम रखें कुछ, जैसे 1.2 रखने की कोशिश करते हैं, x का मान अगर 1.2 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.2 का मतलब हो जाएगा 6/5 है। और 6/5 रख के अगर काम बनाए तो क्या काम बनेगा? क्या, ये देख लेते हैं, ठीक। अगर इससे काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो और भी अच्छा है ना। अगर नहीं बनता है तो और भी अच्छा है। तो अब अगर ऐसे वैल्यू सोच पा रहे हो, जैसे x का मान 6/5 सोच रहे हो, तो ये हो जाएगा 11/5। जैसे x का मान 6/5 यहाँ रखेंगे तो 6/5 रखोगे, +1 करोगे, 11/5 है, स्क्वायर करोगे 121/25 होगा। वैसे ही 6/5 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, 6 16, 16/5, स्क्वायर करोगे 256/25 होगा। 121 256/25 तो क्या आएगा? 121 और 256 जोड़कर 25 से भाग दोगे। वो अगर 16 के बराबर आता तो ठीक है, नहीं तो तरीका दूसरा क्या होगा? एक्सपेंड करो, वैल्यू के बाद इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का मतलब इसके फॉर्मूले को ओपन करके सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको हिंट तो दे रहा हूं कि वैल्यू क्या हो सकती है। भाई अगर तुम 0 रखते हो तो ये 0 हो गया, मान लो ये 0 हो गया, तो 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 1 5 हो रहा है, ये 16 है। यानी x का मान हमारे पास रहेगा पॉजिटिव, 0 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, बल्कि ये कंफर्म है कि x का मान किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। और मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर x का मान 1 से बड़ा हो रहा है, मान लो ये तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सोचना ध्यान से, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो कंफर्म हो गई कि यहां पर x की वैल्यू हम रखेंगे तो 1 से बड़ी होगी। या अगर माइनस रखें, चूंकि स्क्वायर है तो माइनस वैल्यू पे रखने पे भी स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रखना ऐसी वैल्यू है जो काम बनाए, काम बिगाड़े नहीं। चलो समझना, जैसे x का मान मान लो -3 रख रहे हो, पहले इसको देख लो, x का मान -3 रखते हो, -3 + 1 -2 स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, -3 1 करोगे 1 ही रहेगा, 4 और 1 5, बात बनेगी नहीं। और बड़ो माइनस में, जैसे -4 रख देते हैं, ठीक, -4 रखोगे तो यहाँ -3 स्क्वायर करोगे 9, -4 रखोगे 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, 5 रखोगे तो फिर वैल्यू और खत्म होती जाएगी, लगभग वो बड़ी हो जाएगी फिर इससे, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि x का मान अगर 1 से बड़ा आप देख पा रहे हो, ये बात अगर आपको समझ में आए कि x का मान 1 से बड़ा होगा, बच्चा हटो इसको जरा, x का मान 1 से बड़ा होगा, सपोज करो अगर हम इसको देख रहे हैं, तो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है? अगर 1 ही रखते हो, सिर्फ 1, अगर x का मान 1 रखते हो तो 40 + 12 + 4 तो ऐसे ही रहेगा, 40 12 52, 52 और 4 56, वो अपने पास आंसर होगा। अगर तुम सिर्फ x का मान 1 लेकर चल रहे हो, x का मान अगर तुम 1 लेकर चल रहे हो तो भी अपने पास आंसर के रूप में क्या होगा? 40 12 52 4 56। लेकिन x, इसलिए x का मान 1 इसलिए नहीं होगा कि वो वैल्यू यहां पर रखने पर ये 16 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 56 आंसर गया काम से, ये नहीं हो सकता। x का मान जब 1 नहीं हो सकता तो x का मान 1 का 56 आंसर तो बनेगा नहीं ना। अब या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, x का मान 1 से या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। छोटा इसलिए होगा क्योंकि यहां रखने पर 0 को स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरा तरीका, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगला जो, अगर इससे नहीं हो पा रहा है आपसे, तो अगला तरीका सिर्फ यही है कि इसको खोल के आगे एक्सपेंड करो। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि x का मान हम बड़ा रखेंगे या छोटा रखेंगे। दूसरी बात
ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इसका मान क्या आएगा। तो क्या आप लोग ये बताने का प्रयास करोगे मुझे कि कमेंट बॉक्स में, हालांकि कोई आंसर क्योंकि घर पे नहीं लगाते हो अभी, तो बिल्कुल वो चल रही होगी ढीला ढाली, अरे अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, सर पे आ जाएगा पता नहीं चलेगा, केवल बिलबिला के रह जाओगे, समझे। अगला सवाल लेके आया हूं 23 नंबर 22 का आंसर कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना कि एक्स का मान बड़ा होगा या छोटा होगा। लैपटॉप का अंकित मूल्य 1261 रुपए है। दुकानदार इस पर 13% का डिस्काउंट देता है और 13% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 26 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। इसके बाद भी अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? तो निश्चित तौर पर 26 सही 2/3% से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, क्या होगा, वो देखो आप। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले तो 26 से 2/3 का मतलब होगा 80। 26 से 78 तो 80, यानी कि 4/5 गुणे 3 तो 4/15। 26 सही 2/3 का मतलब होगा 4/15। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को समझो। 13% का कोई डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन लिखेंगे उसको सीपी के सामने। और प्रॉफिट कितने का हुआ, इतने का, तो उसको लिखोगे अंकित मूल्य के सामने। मतलब अगर कोई चीज 100 की थी, बच्चे ध्यान से समझना, तो उस पर जो है डिस्काउंट दिया गया 13% का, तो 100 माइनस 13, 100 माइनस 13 पहला काम। दूसरा काम, अगर कोई चीज 100 की थी तो उस पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा था कितने का, 26 सही 2/3, जिसको हमने क्या लिख लिया था, जिसको हमने लिखा था 26 से 78 2 80, 80/3% है ना, 80/3%। ये प्रतिशत में ही है सब। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये हो जाएगा अपने पास 87, तो इसका रेशियो यहां पर इसके साथ आएगा 380/3 का, परसेंट में है ये 380/3 रेशियो। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लो तो 3 7 21 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएंगे, 3 8 24 और 2 26 हो जाएगा, 261 रेशियो 380 हो जाएगा। ये आपके पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो मिल जाएंगे कि क्रय मूल्य का रेशियो सीपी का रेशियो ये हो गया, अंकित मूल्य का रेशियो ये हो गया। और ये तब हो गया जब इतना डिस्काउंट और इतने प्रॉफिट की चर्चा की गई। अब ये कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट दिया ही ना जाए तो भैया, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कोई डिस्काउंट नहीं देते हो तो इसका मतलब यहां पर यह होता है कि जो अंकित मूल्य होता है वही हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते हो। यानी अब 261 की चीज 380 में बेचोगे तो 261 से 300 पहुंचने में 39 की वैल्यू लगेगी और 80 यहां पे, तो 39 प्लस 80 का मतलब 119 हो जाएगा। 119 का प्रॉफिट हुआ 261 पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई 100। मैं आपको कहां पर आंसर लेके, देखो आंसर जो है ना ये बड़े क्लोज दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत अगर ध्यान दोगे तो काम बन जाएगा। मैं आपको आंसर कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो आप पूरा 11,900/261 करो और देव धनादन सॉल्व कर लो। ये देवी धनादन सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली वैल्यू सबकी 4 है कि 261 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो हम 1190 के आसपास पहुंच रहे होंगे। पहली वैल्यू तो सबकी 4 है ना, तो या तो आप ये काम कर लो, ठीक, या तो आप यहां से सोचो कि जैसे 2 अंक से दशमलव काटेंगे तो 2.6 रहेगा। इसको अगर हम 2.5 देखें तो 5/2 है, और इसको 120 देखें तो 24 दूनी 48 के आसपास का आंसर होना चाहिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। और 48 के आसपास के कितने ऑप्शन है इसको चेक कर लो। पहली बात, ये तरीका हो गया कि आप अगर इतना सॉल्व कर सकते हैं तो ये सवाल आपका आंसर दे देगा। दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को सॉल्व करने का, देखो जल्दबाजी नहीं करनी होती। आप अगर चीजें बहुत ध्यान से समझते हैं तो मामला आपका बड़ा जबर हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है सॉल्व करने का कि अगर आपको सीपी और उस पर एक डिस्काउंट दिया हो और दूसरा प्रॉफिट दिया हो और आपसे ये कह रहा हो कि अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, तो इस 13% वाली वैल्यू और ये जो प्रॉफिट परसेंट है इसमें आप लगा दीजिए क्या, AB रूल। ये 13% प्लस 26 सही 2/3% प्लस 13 गुणे 26 सही 2/3% बटे 100,
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें भी इतना तो लिखना पड़ेगा ना, इतना तो काम करना पड़ेगा। जैसे 26 और 13 39 हो गया, 39 से 2/3 तो किनारे रखेंगे, फिर 26 गुणे 13, 26 से 2/3 गुणे 13 और बटे में 100 रखेंगे, उसकी वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे तो लगभग कहां पर पहुंचेंगे ये आप देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से कहां पे पहुंचोगे, ये आपका हिस्सा कैलकुलेशन इतना करनी पड़ेगी, मतलब चाहे ए बी रूल से कर लीजिए और चाहे इससे कर लीजिए, तो ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म जब तक नहीं करेंगे, या तो आप ये चीजें यहीं सीख लीजिए। देखिए क्या होता है मेरे भाई, युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अपनी वीरता के प्रमाण दिए जाते हैं, वहां पे अभ्यास नहीं किया जाता है कि आपने कितना अभ्यास किया, कितना अभ्यास नहीं किया, कैसे किया और किस लेवल का अभ्यास किया, ये युद्ध में नहीं होता है। युद्ध में सिर्फ आप जो करके आए हो अपनी अब वीरता दिखाइए और आंसर निकालिए। मतलब युद्ध के लिए वीरता शब्द है, यहाँ के लिए आपका आंसर शब्द है। तो ये काम युद्ध में नहीं, एग्जाम टाइम में नहीं करना है, सेंट्रल हॉल में बैठ के वहां ये नहीं करना है। ये अगर डेली आप सीखोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। और ये मुझे ख्याल से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ ये कह के छोड़ देना कि ये सवाल आखिरी में कैलकुलेटिव है, आप स्किप कर सकते हो, ये कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आएगा और कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं कि आप इसमें मतलब 30 सेकंड लगा दें, 35 सेकंड लगा दें। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद है तो ये जो हिस्सा था ना, इस पर आप डायरेक्ट आ सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए और वो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हुए हैं ये, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजा क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है, सबसे पहले तो बात ही समझ लो। समरूप त्रिभुज की जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर में होता है ना। या आप ये कह सकते हो कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है, ये भी कह सकते हो। दोनों बात है, कान चाहे इस तरफ से पकड़ लो चाहे उस तरफ से पकड़ लो, एक ही बात है। तो ये जो क्षेत्रफल दिए हैं ना, इनका हमको वर्गमूल लेना, और ये वर्गमूल साफ साफ दिख रहा है। और आपको पता है कि वर्गमूल कैसे लेते हैं, मैंने आपको तरीके बता रखे हैं, सिखा रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पर एक बार आइए, समझ लीजिए। जैसे इसका वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त क्या आएगा, 2 - √3 है ना। और इसका वर्गमूल क्या आएगा, सिर्फ प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे 2 + √3 हो जाएगा। तो रेशियो हमारे पास जैसे दिख रहा है, तो रेशियो हमारे पास क्षेत्रफलों के क्या आया, 2 - √3 और नीचे क्या आ गया, 2 + √3, ठीक है। अब इसका करना है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो ऊपर किसका गुणा होगा, 2 - √3 का ही गुणा होगा। 2 - √3 का गुणा करोगे तो ऊपर 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी फिर से क्या बन जाएगा, 7 - 4√3 बन जाएगा, और नीचे 1 बन जाएगा। तो 7 - 4√3 अपॉन 1 का मतलब आपका आंसर 7 - 4√3 वाला ही हो जाएगा कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात यही होंगे। खत्म हो गया सवाल। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल सुबह जो आपको क्लास मिलेगी, जैसे आज शाम 5 बजे वाली क्लास थी, आपको रात में 10 बजे मिल रही, कल सुबह भी आपको 10 बजे एक क्लास मिलेगी। और ये क्लास वो वाली क्लास होगी जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के वो 50 कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हर एक एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उसकी ये 5वीं क्लास होगी। इससे पहले मैं 4 क्लासेस उसकी अपलोड कर चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने, जो नए हैं, जिन्होंने नहीं अभी तक उसको पढ़ा, पहले इस क्लास को देखना, उसके बाद उससे पहले वाली 4 क्लासेस हैं, उसमें अपना समय व्यतीत कर लेना अगर सीखना चाहते हो तो। साथ ही में अभी आज मैंने देखा था कमेंट पे कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको देख सकते हो। ये अपने ही चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी के अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है। इसमें मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कराया हुआ है, नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या कराया हुआ है, डिविजिबिलिटी कराया हुआ है, संख्याओं का वर्गीकरण कराया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कराया हुआ है। और ये जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कराया हुआ है ना, ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कराया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल PYQs ऑफ ग्रुप डी, समझ रहे हैं। तो इसको देखिए तो एक बार। 25वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आज सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे, मतलब करने के बाद कि आपका आंसर क्या आ रहा है। साथ ही साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर फॉलो कर लो। ये भी बताया करो कि जो आपने चीजें आज सीखी वो कैसी सीखी और किस क्वेश्चन से सीखी।
क्या सीखा ये भी बता दो। 1 मिनट का समय आपको लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में भाई। जेन्युइन चीजें सिखाता हूँ, मस्त चीजें सिखाता हूँ, हर वो पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है गणित में। ठीक है, पीडीएफ के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्त।